नमस्कार दोस्तों। भैरव एग्रीकल्चर क्लासेस गंगापुर सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 12वीं बोर्ड के कृषि रसायन के पेपर के जो सॉल्यूशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों अगर मैं पेपर के बारे में थोड़ा सा आपका रिव्यू बताऊं तो मेरे ख्याल से जो आपका जो पेपर आया था वो काफी सीधा पेपर आया था। जिन विद्यार्थियों में लिखने का तरीका है या फिर जिनको हमने बताया था कि आपको किस तरीके से जो बोर्ड का पेपर है उसमें लिखना है, अगर उस तरीके से और अच्छी तरीके से अगर आपने पढ़ाई की है तो आराम से आपको जो 85 जो प्रतिशत जो नंबर है वो आप ला सकते हो। दोस्तों अब एक एक करके हम सभी क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले दोस्तों एक जो आपका क्वेश्चन है वो था आपका जो खंड ए का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। दोस्तों ये एबीसीडी क्वेश्चन है, इसके आपको सही आंसर कौन सा है उसके आधार पर आपके हिसाब से जो सही आंसर है उसका आपको चयन करके आपकी जो उत्तर पुस्तिका है बुकलेट उसमें आपको लिखना है। दोस्तों तो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसका वो है मृदा वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखना कई बार जो विद्यार्थी है जल्दीबाजी में आंसर दे देते हैं और वो आंसर उनका गलत हो जाता है, तो इसमें दोस्तों ज्यादा घुमाने की उसने सोचा नहीं है। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना आपसे पूछा गया है मृदा वायु में, तो दोस्तों मृदा वायु में जो ऑक्सीजन जो आपकी होती है उसकी प्रतिशतता आपसे पूछी गई। तो दोस्तों पहले आप ये ध्यान रखना मृदा वायु में जो ऑक्सीजन होती है उससे पहले आपको ये ध्यान रखना कि जो वायुमंडल होती है उसमें आपको पढ़ाया गया था वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है दोस्तों वो होती है आपकी 21%। आपको मैंने ये भी बताया था कि जो मृदा वायु है उसमें वायुमंडल की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वो दोस्तों कितनी होती है, वो होती है दोस्तों 20.3%। तो आपका सही आंसर है वो है वे और वो है आपका 20.3%। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका है जिप्सम में सल्फर की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। दोस्तों काफी सीधा क्वेश्चन है, ज्यादातर विद्यार्थियों ने उसका आंसर सही दिया होगा। और आपको पता है जिप्सम जो है उसका सूत्र होता है आपका CaSO4.2H2। मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है कैल्शियम। दोस्तों तो इसमें आपसे कैल्शियम नहीं पूछ के आपको मैंने बहुत बार ये भी बोला था कि कई बार आपसे मुख्य जो तत्व है उसके बारे में नहीं पूछ के आपसे जो गंधक है सल्फर है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा 23.2 होती है, लेकिन आपसे पूछा है दोस्तों इसमें सल्फर के बारे में, तो सल्फर में मतलब जिप्सम में सल्फर की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है दोस्तों 18.6%। काफी सीधा पेपर आया है दोस्तों। अगर इसमें भी अगर आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिए है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों जो आपका जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो है पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जितने भी मृदा सुधारक है जो आपको क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए काम में लिए जाते हैं उनमें से किसी का भी आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है। आपको महत्वपूर्ण बताया था मैंने एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना जो पाइराइट होता है आपको मैंने बताया था जो पाइराइट है उसका रासायनिक सूत्र होता है FeS2। आपको पता है दोस्तों FeS2 जो होता है आपका क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए, क्षारीय जो मृदा होती है उनको सुधारने के लिए आपका जो FeS2 है वो काम में लिया जाता है और वो है पाइराइट का आपका रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है इसका वो है वे FeS2। ज्यादातर स्टूडेंटों का सही कुछ आंसर गया होगा। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है हाइड्रोजन तत्व के आविष्कारक कौन है। ऐसे कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने आपके हाइड्रोजन जो तत्व है उसकी खोज करी थी। तो दोस्तों आपको शुरुआत में ही मैंने जब आपका पोषक तत्व वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें आपको मैंने बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन दोनों तत्व है उनकी खोज करी थी सॉस नामक वैज्ञानिक ने। तो आपको जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका सॉस। उसके बाद में दोस्तों जो अगला आपका क्वेश्चन है वो है दोस्तों दलहनी फसलों की जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं। मतलब जो दलहनी फसलें होती है उनकी जो जड़ें होती है उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इसको भी गलत करोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों इसमें आपको मैंने बताया था कि जो राइजोबियम जीवाणु जो होता है जो दलहनी फसलें होती है उनकी जो जड़ें होती है उनके अंदर जो गांठें पाई जाती है ग्रंथियां पाई जाती है उसमें राइजोबियम जीवाणु निवास करता है। तो इसमें सही आंसर आपका राइजोबियम डी जो ऑप्शन है आपका सही आंसर जाएगा। दोस्तों उसके बाद में दोस्तों जो अगला आपका क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है पोषक तत्व में से ही आपका कि विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है उसके संश्लेषण में कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है। मतलब आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है जो कि विटामिन सी के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। तो सोडियम बिल्कुल नहीं, आपका आवश्यक पोषक तत्व ही नहीं है तो ये तो आपका आंसर जाएगा नहीं। दोस्तों अगला आपका है
नाइट्रोजन बिल्कुल भी आपका विटामिन सी के संश्लेषण के लिए ये जिम्मेदार नहीं है दोस्तों। अब ये जो दो आपके जो ऑप्शन है इनमें से दोनों ही जो है आपके विटामिन सी के संश्लेषण में सहायक होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना आपको आवश्यक पोषक तत्व के बारे में पूछा है, जबकि मैंने आपको बताया था कोवासीना, कोवासीना, कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन और सोडियम ये आपके आवश्यक पोषक तत्व नहीं होकर कैसे हैं, लाभदायक पोषक तत्व। कौन से है दोस्तों, लाभदायक पोषक तत्व। तो ये जो आपका सही आंसर है दोस्तों, इसमें आवश्यक पोषक तत्व आपके दो है, एक नाइट्रोजन एक मॉलिब्डेनम है। नाइट्रोजन आपका होता नहीं है, तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो आपका आएगा मॉलिब्डेनम। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है, कई बार आपको जो आपकी जो क्लास चली थी उसके शुरुआत में भी, फाउंडेशन की क्लास चली थी उसकी शुरुआत में भी ये आपको मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया था, और ये है आपका भारत में उर्वरक उत्पादन की शुरुआत कब हुई थी, मतलब भारत में पहला उर्वरक कब बना गया था। तो मैंने आपको कई बार बताया था 1905 और 6 के मध्य JW लीथर ने भारत का पहला उर्वरक SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट का निर्माण किया था। दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका आएगा 1906। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है, मनुष्य के आंतरस में एंजाइम पाया जाता है, मनुष्य का जो आंतरस होता है, इंटेस्टाइन होती है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें ज्यादा गुमराह होने की जरूरत नहीं है, आपका जो माल्टेज एंजाइम है वो आपका जो मनुष्य है उसकी आंतरस में, इंटेस्टाइन का जो जूस होता है उसमें ये पाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। दोस्तों ये आपका जो डेयरी जो केमिस्ट्री उसमें से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 1.028 से लगा के 1.03। ध्यान रखना दोस्तों, अगर ये आपको रेंज में नहीं पूछा जाता है तो आपका जो सही आंसर है वो आएगा दोस्तों 1.028, जो गाय का आपका सही अपेक्षित घनत्व है, और भैंस के अगर अपेक्षित घनत्व की अगर अपन बात करते हैं तो वो होता है दोस्तों 1.03। दोस्तों आपके जो एमएसएज है वो आपके खत्म हो चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों आपके जो अगला जो क्वेश्चन है दूसरा, उसमें है दोस्तों रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। जो रिक्त स्थान है उसमें आपको जो खाली स्थान है उसमें आपको भरना है। तो दोस्तों इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, अम्लीय मृदाओं में चूना देने से मृदा खाली स्थान जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है। दोस्तों आपको जब मैंने ये पढ़ाया था तो आपको अच्छी तरीके से हाईलाइट करके अंडरलाइन करके आपको मैंने पढ़ाया था कि अम्लीय मृदाओं में अगर हम चूना बना देंगे तो उनका पीएच मान थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, उसका पीएच मान लगभग 7 के करीब पहुंच जाएगा, और 7 के करीब पहुंचने से ही वहां पर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव है उनकी, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें आएगा आपका सूक्ष्म जीव, आपका पहले से ही है तो इसमें सूक्ष्म आएगा। अगला क्वेश्चन, कई बार आपको जो फाउंडेशन की क्लास है उसमें भी आपको दिया गया क्वेश्चन है, और जाना माना क्वेश्चन है, कई बार आपको दिया गया है कि जो कोलॉइड रसायन है उसके जनक कौन है। तो थॉमस ग्राम जो है वो कोलॉइड रसायन के जनक माने जाते हैं। तो सही आंसर आपका इसका जाएगा दोस्तों थॉमस ग्राम। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके वही पोषक तत्व में से पूछा गया है कि नाइट्रोजन की कमी से पौधे रह जाते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है कि नाइट्रोजन की कमी की वजह से पौधे कैसे हो जाते हैं, पता नहीं कोई क्या बता रहा है कोई क्या बता रहा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन की कमी की वजह से पौधे कैसे रह जाते हैं दोस्तों, बौने रह जाते हैं। आपको मैंने बताया था कि फूल गोभी में वटनिंग जो बौनापन जो रोग है वो आपका नाइट्रोजन की कमी की वजह से आपका होता है। तो जितने भी जो पौधे हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी से पौधे कैसे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं, उनकी वानस्पतिक वृद्धि नहीं होती है तो पौधा कैसा रह जाता है, बौना रह जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है, घी में विशेष सुगंध के कारण होती है, द स्पेशल एरोमा इन घी इज ड्यू टू, मतलब घी में जो विशेष सुगंध है उसका कारण क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, घी और मक्खन में जो विशेष सुगंध है उसका कारण होता है डाई एसिटाइल। तो घी में विशेष सुगंध का जो कारण है वो होता है डाई एसिटाइल। उसके बाद में दोस्तों आपके रिक्त स्थान भी खत्म हो चुके हैं। उसके बाद में जो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक लाइन जो आपका आंसर देना है केवल एक लाइन में देना है। तो दोस्तों आपका तीसरा जो क्वेश्चन है उसका पहला जो है क्वेश्चन है वो है दोस्तों, कि कोई एक अम्लीय उर्वरक का नाम लिखिए। तो दोस्तों ज्यादा आपको इधर उधर झांकने ताकने की जरूरत नहीं है,
आपको मैंने बताया था, इसका एक मैंने आपको सीधा सा फॉर्मूला बताया था कि ऐसे उर्वरक जिसमें अमोनियम आता है या फिर आपका सल्फेट आता है, तो वो आपका कैसा उर्वरक है, अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है। आपसे ना तो 2 उदाहरण पूछे ना 3 पूछे, केवल आपसे एक उदाहरण पूछा है। आपको मैंने बताया था कि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, आपका यूरिया, ये आपके कैसी प्रकृति के उर्वरक है दोस्तों, अम्लीय प्रकृति के उर्वरक है। सबने सही किया होगा। उसके बाद में दोस्तों टोंड दूध को आपको परिभाषित करना है। मनोज जी ने आपको अच्छी तरीके से आपको ये जो डेयरी केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो उसके बारे में आपको पता है, आपने लिख दिया होगा कि भाई टोंड दूध क्या होता है। उसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा गया है डाइमेथोएट पीड़कनाशी के प्रयोग के पश्चात प्रतीक्षा अवधि लिखिए। जो डाइमेथोएट कीटनाशी होता है उसके प्रयोग जब आप करते हैं तो उसकी जो प्रतीक्षा अवधि होती है वो दोस्तों वो होती है 15 दिन। कितनी होती है दोस्तों, 15 दिन होती है। तो आपका सही आंसर है 15 दिन। उसके बाद में दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन सीधा सा पूछा गया है, कई बार आपको बताया है जो कृषि रसायन वाला है उसमें से पूछा गया है दोस्तों कि नाइट्रेट युक्त जल के उपयोग से बच्चे में कौन सा रोग हो जाता है। मतलब अगर बच्चे जो है आपके नाइट्रेट अधिकता वाले जल का अगर सेवन करते हैं तो बच्चों में दोस्तों ध्यान रखना ब्लू बेबी, कौन सा बेबी, ब्लू बेबी रोग हो जाता है। मतलब बच्चा जो है अगर आप नाइट्रेट युक्त जल का सेवन करवाओगे तो बच्चे जो है वो नीला पड़ जाएगा, तो उसे अपन बोलते हैं ब्लू बेबी रोग। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है वही आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन में से है, कृषि रसायन वाले में से है दोस्तों कि कीटनाशी रसायनों के डिब्बे पर पीले रंग का संकेत किसे इंगित करता है। दोस्तों इसमें आपको बताया गया था अच्छी तरीके से, इसमें आपको बिल्कुल पूरी एक टेबल के आधार पर मैंने आपको बताया था कि किस किस जो रंग के डब्बे होते हैं उसमें किस तरह की चेतावनी लिखी होती है। तो दोस्तों आपको पीले रंग के मैंने बताया था, अगर कोई जो कीटनाशी है, कोई भी रसायन है वो अधिक जहरीला है तो वहां पर पीले रंग का जो है आपको संकेत मिलेगा। अगर वहां पर लाल रंग का संकेत लगा हुआ है तो इसका मतलब अत्यधिक जहरीला। तो दोस्तों आपसे केवल यहां पर पूछा गया है कि पीले रंग का संकेत किसे इंगित करता है, तो अधिक जहरीला वो है आपका कीटनाशक है। उसके बाद में दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है न्यूक्लिक अम्ल का कोई एक प्रकार लिखिए। दोस्तों आप 8वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड और एक आपका होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक अम्ल है वो आपके एक तो आरएनए और एक डीएनए होता है, तो आपको पूरा इसका नाम लिख देना है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या फिर आपका डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी की वजह से होता है। तो दोस्तों काफी सीधा क्वेश्चन है, आपने सबने इसका सही आंसर दिया होगा कि विटामिन B1 की जो कमी होती है उसकी कमी की वजह से मनुष्यों में ब्लू बेबी नहीं सॉरी बेरी बेरी रोग हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको कार्बोहाइड्रेट वाला जो चैप्टर है उसमें से पूछा गया, बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन वाले में से पूछा गया। दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको जब ये बताया भी था, जब आपका ये चैप्टर पढ़ाया गया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्लासिफिकेशन है, आपका जो वर्गीकरण है, उसमें से आपको मैंने बताया था मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, उसमें से आपको जो सामान्य सूत्र बताया था। तो ध्यान रखना मोनोसेकेराइड जो होता है उसका दोस्तों सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CH2O1N। तो दोस्तों मोनोसेकेराइड जो होता है उसका सामान्य सूत्र जो होता है CH2ON। दोस्तों आपके जो छोटे क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे ख्याल से आपने जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो सही किए होंगे, और बाकी जो बड़े क्वेश्चन है वो भी आपके काफी सीधे क्वेश्चन है। आपके जो क्लास नोट्स है उन्हीं में से और जो आपके जो टेस्ट थे उन्हीं में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ठीक है, आगे के पेपर के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करो। आपको जो लिखने का जो तरीका हमने बताया था उसके आधार पर ही आपको पेपर सॉल्व करना है। धन्यवाद।